I regard myself as a soldier, so a soldier of peace. 8 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड पर हजारों की भीड़ थी। मंच पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने वह प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा गया। महात्मा गांधी खड़े हुए और कहा, अब एक साथ खड़े होकर आवाज उठाने का वक्त आ गया है। मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ जिसे आप अपने दिल में उतार लें। यह मंत्र है करो या मरो। गांधी के इस भाषण ने पूरे देश को खड़ा कर दिया। ये एक ऐसा आंदोलन बन गया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। यह प्रस्ताव पारित होने से अंग्रेजी हुकूमत इतना डर गई कि उसने आंदोलन शुरू होते ही गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों को लगा कि आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन कहानी बिल्कुल इसके अगेंस्ट बन गई। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई। जनता और अंग्रेजी पुलिस के बीच कई जगह मुठभेड़ हुई। हाल ये था कि कई जगह कैदी जेल तोड़कर भाग निकले। गांधी जी की बात पर पूरा देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गया। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि जब भारत की धरती पर आज़ादी की लहर चल रही थी, लोग एकजुट हो रहे थे। चाय की दुकानें, चौक चौराहे, हर जगह स्वतंत्रता की गूंज सुनाई दे रही थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे भारत के महान क्रांतिकारी नेता हर कोई अपनी बात रख रहे थे। तब इस समय एक शख्स था जिसकी काबिलियत पर खुद गांधी जी को भी कभी शक नहीं रहा। वो चुपचाप एक कोने में बैठा था। एक ऐसा शख्स जिसने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। बावजूद इसके उस शख्स ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से इनकार कर दिया और अपना एक अलग रास्ता चुना। और वो अलग रास्ता चुनने वाले शख्स थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आखिर क्यों उन्होंने जातिवाद और सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता से भी ऊपर रखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया? क्या यह उनकी सोच थी या कुछ और? तो आइए जानते हैं बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया आज के इस एपिसोड में। अपनी कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 1931 से, जब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की पहली मुलाकात एक ऐतिहासिक घटना बन गई जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के रेफरेंस से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मुलाकात का मुख्य कारण था दलित समुदाय के अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर चर्चा करना। इस समय गांधी जी गोलवेज सम्मेलन के संदर्भ में लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे, जहाँ भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधारों पर चर्चा होनी थी। अंबेडकर दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे और वे चाहते थे कि दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। और इन्हीं सब के चलते गांधी जी ने खुद एक पत्र लिखकर अंबेडकर को बुलवाया ताकि वे अलग निर्वाचन मंडल पर चर्चा कर सकें, जिसे ब्रिटिश सरकार दलितों के लिए लागू करना चाहती थी। अंबेडकर इस अलग निर्वाचन सिस्टम के पक्ष में थे क्योंकि इससे दलितों को राजनीतिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिलने वाला था। लेकिन गांधी जी इस सिस्टम के विरोध में थे क्योंकि उनका मानना था कि यह भारतीय समाज को विभाजित करेगा और हिंदू समाज की एकता को तोड़ देगा। खैर, इन सबके बाद बाबा साहब बम्बई के मणि भवन बापू के बुलाने पर पहुंचे। अब वैसे तो गांधी जी की बातें इतनी आत्मीयता भरी होती थी कि विरोधी भी उनसे मिलकर उनके कायल हो जाते थे, लेकिन उस दिन गांधी जी की भाषा थोड़ी रूखी थी। उनके मुंह से पहला ही वाक्य निकला, तो डॉक्टर, आपको दलितों की समस्याओं के बारे में क्या कहना है? जब महात्मा गांधी ने इस रुखाई से बात की तो अंबेडकर ने भी उसी भाषा में उन्हें जवाब दिया और कहा, आपने यहाँ मुझे अपनी बात सुनाने के लिए बुलाया था। कृपया करके वही कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहें तो मुझसे कोई सवाल पूछें और फिर मैं उसका जवाब दूं। ये सुनकर गांधी जी और कड़वे अंदाज में होकर बोले, मुझे पता लगा है कि आपको मेरे और कांग्रेस के खिलाफ कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपने स्कूल के दिनों से ही मैं अछूतों की समस्या के बारे में सोचता रहा हूं। तब तो आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपको शायद यह भी मालूम नहीं होगा कि इसे कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए मुझे कितनी कोशिश करनी पड़ी। और यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं और इसीलिए आप अपना रुख जाहिर करने के लिए खुलकर बोलिए। इसके जवाब में बाबा साहब ने कहा, यह सच है कि जब आपने अछूतों की समस्या के बारे में सोचना शुरू किया था तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोग हमेशा अपनी उम्र की दुहाई देते हैं। यह भी सत्य है कि आपके कारण ही कांग्रेस ने इस समस्या को मान्यता दी, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस ने इस समस्या को औपचारिक मान्यता देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अछूतों के विकास के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन मैं कहता हूं कि ये सब बेकार गए। रही बात पैसों की, तो इतने पैसों में मैं अपने लोगों का नजरिया बदल कर रख देता, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे बहुत पहले मिलना चाहिए था।
और इस तरह की मुद्दाओं पर और भी आगे चर्चाएं हुई। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के विचारों में काफी डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि अंबेडकर का जोर दलितों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों पर था। वे चाहते थे कि दलित समाज को उनकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठाने के लिए ठोस राजनीतिक उपाय किए जाएं, जबकि गांधी जी का मानना था कि दलितों की समस्या का समाधान हिंदू समाज के भीतर सुधारों से होगा और अलग निर्वाचन मंडल से समाज में अलगाव बढ़ेगा। हालांकि इस मुलाकात से तत्काल कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन यह दोनों नेताओं के बीच भविष्य की कई चर्चाओं का कारण बनी, जो हम आगे वीडियो में जानेंगे। या आप यूँ कह सकते हैं कि यहीं से दोनों के बीच में दरार का जन्म हुआ। दरअसल भीमराव अंबेडकर भारत के दलित, शोषित और वंचित तबके को अधिकार दिलाने के लिए लंबे वक्त से लड़ रहे थे। वायसराय काउंसिल से जुड़े होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर के पास श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी थी। वायसराय की पदवी कैबिनेट मिनिस्टर के समान होती थी। अंबेडकर साहब ने कई नियमों में बदलाव कर कानून बनवाए। काफी कोशिशों के बाद साइमन कमीशन 1928 में डिप्रेस्ड क्लासेस को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। दस्तावेज तैयार हुए और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन का अधिकार दिया, जिसके तहत दलितों को 2 वोट का अधिकार भी मिला। इस 2 वोट सिस्टम से दलित 1 वोट से अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। बेशक गांधी जी दलितों के विकास के पक्ष में थे, लेकिन वो दलितों के लिए अलग निर्वाचन और उनके 2 वोट के अधिकार से बहुत नाराज हुए। उन्हें लगता था कि इससे दलितों और अपर कास्ट के बीच विद्रोह बन सकता है, जिससे हिंदू समाज बिखर जाएगा, और इसीलिए इसके विरोध में गांधी जी ने पुणे की यरवदला जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन की वजह से महात्मा गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। देश के कई हिस्सों में भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर दलितों की बस्तियां जला दी गई। आखिरकार बाबा साहब को झुकना पड़ा, जिसके तहत 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता हुआ। अंबेडकर ने बड़े बेमन से रोते हुए इस पर साइन किया। इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। लेकिन पूना पैक्ट को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद गांधी और अंबेडकर के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और बतौर वायसराय काउंसिल के सदस्य अंबेडकर ने निचले तबके के विकास के लिए कई सामाजिक कानून बनवाए। भारतीय ट्रेड यूनियन बिल पारित करवाया, जिसने हर कंपनी में एक ट्रेड यूनियन को अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश शासन में वेतन भुगतान बिल और कई कारखाने बिल भी उन्होंने पास करवा दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना में बड़ी संख्या में दलितों की भर्ती करवाई और विशेष रूप से महार बटालियन को रिस्टोर करवाया। कुल मिलाकर अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस पद पर थे, वे इसे अपने हाथ में मिली एक ऐसी बड़ी ताकत मानते थे, जिसके जरिए वे दलितों और वंचितों के हित में कुछ बड़े काम कर सकते थे। उनका मानना था कि वे देश की आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार में ही दलितों के लिए कुछ कर देंगे, जिससे जातिवाद की खाई और लोगों की सोच बदल जाए। और अगर ऐसा होने के बाद देश को आजादी मिलती है, तो वह दलितों के लिए लाभकारी होगी। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डालें तो उनके हिसाब से उनका मानना भी सही था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आजादी नहीं हो, तो उसके लिए देश की आजादी के कोई मायने नहीं है। इसीलिए वह सत्ता में पिछले तबके की हिस्सेदारी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म और ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरी है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदू में अंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्णों की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था बनी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। और इन्हीं वजहों के चलते अंबेडकर कहते थे कि भारत को एकदम पूरी आजादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज इसके लिए तैयार नहीं है। खैर, इन सबके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में 2 साल तक नजरबंद करके रखा गया, और ये वही आगा खां पैलेस था जिससे बापू के जीवन के 2 कड़वे अनुभव जुड़े हुए हैं। इसी पैलेस में उनके 50 साल पुराने सचिव महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, और इसी महल में 22 फरवरी 1944 को उनकी परछाई यानी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली। खैर, गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने उपवास शुरू कर दिया।
और अंग्रेजों से नाराज होकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कई सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाबा साहब ने अपने वायसराय काउंसिल के पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पद से इस्तीफा देने से कोई लाभ नहीं होगा। अंबेडकर इस गतिरोध के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराने के पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर गांधी के विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने गांधी द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन में उनका साथ नहीं दिया। इस तरह की बातें आम हो चुकी थी। उस समय उन्हें देश विरोधी तक कहा जाने लगा। अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद एक और बात को लेकर अंबेडकर डरे हुए थे, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इस दौरान दुनिया ने जापानियों और नाजियों की हरकतों को देखा था। नेहरू की तरह अंबेडकर भी मजबूती से मानने लगे थे कि नाजी और जापानी अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सब देखकर ही अंबेडकर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। दरअसल उन्हें यह डर था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कहीं नाजी और जापानियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो परिणाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे, और इसीलिए अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार इस बात का जिक्र करते हुए कहा भी था कि सभी भारतीयों के लिए सच्ची देशभक्ति का मतलब है कि वे भारत छोड़ो जैसे आंदोलन में अराजकता फैलाने से खुद को रोकें, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। अब अंबेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। वह अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे। वह अंग्रेजी कानून के सीमित आजादी एक के पक्षधर थे, जैसा कि कांग्रेस 1929 तक कहती थी। अंबेडकर और गांधी के बीच दरार भी पूना पैक्ट के बाद बढ़ती गई, और इस कदर बात बढ़ गई कि बाबा साहब ने गांधी की हत्या पर यहाँ तक कह दिया कि गांधी की मौत से कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। अब जनता को सुपरमैन के जुड़ाव से मुक्ति मिलेगी। लोग अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने मकसद के लिए खड़े हो सकेंगे। साथ ही गांधी को लेकर अंबेडकर के क्या विचार थे, इस बात का पता 1955 में डॉक्टर अंबेडकर के एक इंटरव्यू से पता चलता है। बीबीसी को दिए गए न्यूज में उन्होंने साफ साफ कहा, गांधी जी कभी भी एक सुधारक नहीं थे, वे बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। उन्होंने पॉलिटिशियन की तरह काम किया। मैं उन्हें महात्मा कहने से भी इनकार करता हूँ। खैर, इन सबके बावजूद कांग्रेस और अंबेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगें मान ली गई। वहीं अंबेडकर की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रही। अंबेडकर का मानना था कि आजादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा, और इसीलिए वो कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। अंबेडकर की आशंका आजादी के बाद सही साबित भी हुई। आजादी के 78 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में ना घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में बनती थी। शायद यही वजह थी कि अंबेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आजादी से ज्यादा जरूरी है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो गांधी और अंबेडकर के लक्ष्य थोड़ा अलग अलग थे और दोनों के रास्ते भी थोड़ा जुदा थे, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली एक और शानदार वीडियो में।